किस चीज़ का बिजनेस करना है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, जो मैं बनाऊंगा क्या उससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो पाएगा, क्या समाज को वो खुशी या वो सामान मिल पाएगा जिसके वो हकदार है, या मैं समाज को वो चीज़ दे पाऊंगा जो मैं उन्हें देना चाहता हूँ या जो आज समाज या लोगों की ज़रूरत है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर बिजनेसमैन अपने आप से पूछता है और यहीं से स्टार्ट होता है बिजनेस का डिसीज़न लेना, क्योंकि वो सोचता है किसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, लोगों के बारे में, टेस्ट के बारे में, ज़रूरत के बारे में, पैसे के बारे में। और ये चीज़ें किस में आती हैं? ये सारी चीज़ें आती हैं इकोनॉमिक्स में। यानी अगर मैं नॉलेज की दो पार्ट को आपस में मिला दूँ, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, यानी कि अगर मैं इकोनॉमिक्स को बिजनेस से रिलेट कर दूँ तो मेरा जो पॉइंट निकल करके आता है वो होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो हाय, दिस इज़ पवन एंड वेलकम टू द एनलाइटमेंट अकेडमी अगेन, एंड हेयर वी आर विद अवर अनदर वीडियो हुज टॉपिक इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, देखना स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स: it include the study of those principle and concept of economics of firm and business which are widely applied in the analytical study of business environment, business policies, planning and decision making to achieve the objective of any business organization and also to maximize economic welfare of the society। यानी कि ये कह सकते हैं ज्ञान की एक वह शाखा, द ब्रांच ऑफ द नॉलेज इन विच वी स्टडी ऑल अबाउट द बिजनेस इन्वायरमेंट। एनालिटिकल करते हैं अपनी स्टडी को, देखते हैं, अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग को लेकर के चलते हैं, इन्वायरमेंट का कितना भला हो जाएगा, इन चीज़ों के बारे में सोच करके चलते हैं और बहुत सारे उद्देश्यों के साथ सोसाइटी की वेलफेयर की बातें करते हैं। ये क्या कहलाता है? हमारा मीनिंग कहलाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होते हैं? सबसे पहला आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब यहाँ पर जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है वो एक माइक्रो होता है। आपको पता होगा इकोनॉमिक्स देयर आर द दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो एक इंडिविजुअल या छोटे मोटे बिजनेसेस को रिलेट करता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटे बिजनेस को रिलेट करता है। वो क्यों करता है इसके नेक्स्ट पॉइंट में समझ में आएगा। प्रोग्रामेटिक एंड अप्लाइड अप्रोच। प्रोग्रामेटिक एंड अप्लाइड अप्रोच का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ बातों पर नहीं चलती, ये चलती है प्रैक्टिकल चीज़ों पर। जब आप किसी भी चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं और आप देखते हैं कि डे टू डे होने वाली चीज़ों में कितनी कमी आ रही है और आप उन चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे पैसा हो, इन सब चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं किसी बिजनेस के अंदर, तो वो हमारा प्रोग्रामेटिक एंड अप्लाइड अप्रोच कहलाती है। यानी कि सिर्फ हमें करके देखना है, सिर्फ बातों से नहीं देखना, सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी, करके देखना है कि क्या ये फ्रूटफुल है या नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ फर्म। ये थ्योरी ऑफ फर्म पर डिपेंड करती है, यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप एक इकोनॉमिक सिचुएशन भी लेकर के चलोगे, जैसे कि जो भी आप बनाने वाले हो वो कस्टमर को कहाँ तक सेटिस्फाइड कर पाएगी, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, रॉ मटेरियल क्या होगा, उसका कॉस्ट क्या होगा, कौन उन लोग उसको कंज्यूम करेंगे और वो उससे कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। ये सारी चीज़ें हमारी चलती हैं किस पर? थ्योरी ऑफ फर्म पर चलती हैं। द नेक्स्ट इज़ प्रोस्पेक्टिव नेचर। ये एक प्रोस्पेक्टिव नेचर होता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, यानी कि ये सिर्फ बताने का नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव होता है कि आज से 5 साल के बाद या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद लोगों का क्या टेस्ट होगा, वो किस चीज़ों को ज़्यादा पसंद करेंगे, किन चीज़ों पे जाएंगे, कैसी चीज़ों को खाएंगे, उनका लाइफ स्टाइल कैसा होगा, या जो हम बिजनेस करने वाले हैं या जिसकी ब्रांच खोलने वाले हैं वहाँ की लोकेलिटी क्या है, किस तरह के लोगों के लिए हम अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी होती है प्रोस्पेक्टिव नेचर। एट एक्वेटिक इंपोर्टेंस टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि छोटे फर्म के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं होता, ये बड़े फर्म के लिए भी एक विटल होता है। ये माना जाता है कि हम डे टू डे रूटीन को चीज़ों को लेकर के चलते हैं, लेकिन ये मैक्रो पर भी डिपेंड करता है। मैक्रो पर कैसे करता है इसको एक
समझाने, थोड़ा सा डीप में घुसने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में जहाँ पर भी मैक्रो की बात आती है वहाँ पर हम बड़ी इंडस्ट्री को देखते हैं या फिर हम देखते हैं उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। और डे टू डे की अगर हम बात करते हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, बाहर से आता है। आप सामान बना रहे हो, वर्कर कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, उससे आप कहाँ से आउट करोगे, बाहर करोगे। लोग आपके कंज्यूमर कौन है, बाहर के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। तो फिर ये जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिसीजंस होते हैं वो आपका रिलेट करते हैं या डिपेंड करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इट डिसीजन मेकिंग एट मैनेजरियल लेवल। जो मैनेजर इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लेता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हुए बिजनेस इकोनॉमिक्स को देखते हुए, यानी कि जब वो बिजनेस और इकोनॉमिक्स को जब वो देखता है और बिजनेस में मिलाता है तो उसको आसानी हो जाती है किसकी, डिसीजन मेकिंग करने में, कि कैसा प्रोडक्ट बनाना है, किस तरह के कस्टमर्स के लिए बनाना है, कहाँ पर बनाना है, कब अप्लाई करना है, और बहुत सारी चीज़ें। यानी कि वो उसी हिसाब से पॉलिसीज़ भी बनाता है, प्रोसीजर भी बनाता है, अपनी प्लानिंग भी करता है और डिसीजन मेकिंग भी लेता है। नेक्स्ट होता है कोऑर्डिनेटिंग नेचर। कोऑर्डिनेटिंग मतलब पहली स्टार्टिंग में बताया गया था कि ये दो नॉलेजेबल चीज़ों की एक भिड़ंत होती है। पहला बिजनेस, दूसरा इकोनॉमिक्स। यानी कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। बिना बिजनेस के इकोनॉमिक्स नहीं हो सकते और बिना इकोनॉमिक्स के बिजनेस नहीं करा जा सकता। तो हेयर द मीनिंग दैट कोऑर्डिनेटिंग नेचर, ये एक दूसरे को का सहयोग करती है, इसलिए इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेटिंग नेचर। So now the next point of this topic is importance of utility of business economics. क्या होते हैं इंपोर्टेंस? सबसे पहले आता है हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमिक्स पहले बताया गया था, इकोनॉमिक्स एक टर्म होती है जिसमें आप चीज़ों को मैनेज करके चलते हो, और अगर आप उस मैनेजमेंट को बिजनेस के अंदर लेकर के आ जाते हो तो वो बिजनेस मैनेजमेंट कहलाता है या फिर वो बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाता है। जब आप चीज़ों को एज ए इकोनॉमिकली यूज़ करके चलते हो बिजनेस के अंदर, आप यूज़ करके चलोगे तो जाहिर सी बात है आप उस हिसाब से प्लानिंग कर पाओगे कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसे किस मार्केट में बेचना है, किस कस्टमर्स को बेचना है और किस हिसाब से बेचना है, कब बेचना है। ये सारी की सारी चीज़ें एज ए प्लानिंग का एक हिस्सा होती है। हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी। देखो अनिश्चितता, कोई भी इस अनिश्चितता को रोक नहीं सकता। पैंडेमिक हुआ, किसको पता था, बिजनेस ठप हुए ना। लेकिन अगर अब भविष्य में भगवान ना करे या किसी भी रीज़न से, हालांकि ये नहीं होना चाहिए कि लोग बहुत बस जिस तरह से समाज दुनिया थम गई थी अब नहीं चाहते कि हम दोबारा से थमें, लेकिन अगर भगवान ना करे कल को इस तरह की और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो शायद अब बिजनेसमैन या एक आम इंसान या कोई भी इंसान उस चीज़ों को लेकर के प्रिपेयर होना स्टार्ट हो चुका है, उसे पता है। तो अगर यही बात हम करते हैं बिजनेस में, तो बिजनेस भी इन चीज़ों को लेकर के क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाता है। हम अनसर्टेनिटी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ अपनी वेल प्लानिंग के साथ हम उनको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और वही काम करता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग बिजनेस पॉलिसीज़। जब आपके को पता होता है कि आपके पास जो भी रॉ मटेरियल है या जो भी आपके पास सामान है जो कि बहुत स्केयर्स है, यानी कि बहुत ही कम है, तो आप उसका बेस्ट यूटिलाइज करना चाहते हो और उस यूटिलिटी के हिसाब से आप उनकी प्राइस डिसाइड करते हो, अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ बनाते हो, प्रोसीजर बनाते हो और प्लान करते हो आगे की चीज़ों को लेकर के। नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनाता है ये दूसरे लोगों के साथ। जैसे मान करके चलिए कंपनी XYZ है जो कि अपना प्रोडक्ट बनाती है। अब उसके पास 2 या 3 चीज़ें हैं। वो अगर सीधे कस्टमर को डील करती है, वो पहले केस देखेगा, वो किसी शोरूम वगैरह में जा करके बेचता है, अब किसी होलसेलर को बेचता है, वहाँ से उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो ये देखेगा। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाता है, उसके बाद वो अपने प्रॉफिट को देखता है। तो वो इनका एनालिसिस करता है। ये तीनों की तीनों कौन है, एक्सटर्नल सोर्सेज है। अब उसको जहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो वहाँ पर जाकर के अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर देगा। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है कि एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक रिलेशनशिप, कि इंटरनल या एक्सटर्नल उसकी किस तरह से, इंटरनल एक्सटर्नल को किस तरह से रिलेट करता है या उसके कैसे रिलेशनशिप है। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया गया था कि अगर कंपनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, बाहर से आएगा, वर्कर कहाँ से आएंगे, बाहर से आएंगे, प्रोडक्शन ही अंदर होगी, सेल कहाँ करोगे, बाहर करोगे, कस्टमर भी कहाँ के होंगे, बाहर के होंगे, सेटिस्फैक्शन किन लोगों को मिलेगा, बाहर के लोगों को मिलेगा। आपको प्रोडक्टिविटी कौन बढ़ाएंगी, वो बाहर के लोग बढ़ाएंगे। तो मीन्स हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, की आज
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा है, लोगों का टेस्ट कैसा है, लोकेलिटी कैसी है, थिंकिंग कैसी है, उनका लाइवलीहुड कैसा है, ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डिसाइड करती है और इसमें काफ़ी मदद करता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। द नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। देखिए जाहिर सी बात है, पहले एक प्लानिंग करी जाती है, उसे कागज़ पर उतारा जाता है, उसके बाद उसको एक वर्क करके इम्प्लीमेंटेशन करके उसको एक रूप दिया जाता है, किसका, प्रैक्टिसेस का। पहले थ्योरी बनाई जाती है, फिर उसकी प्रैक्टिसेस करी जाती है एज वर्क करके, उसके बाद फिर उसमें जो कमी रह जाती है उसको दूर करने के लिए फिर से थ्योरीज बनाई जाती हैं। तो इसी तरह से हमारी चीज़ें चलती हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्रीडिक्टिंग इकोनॉमिक क्वांटिटीज़। ये प्रिडिक्ट करके चलता है, जैसे कि होता है ना कि जो भी चीज़ें एक्चुअली हमारे पास आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्केर्सिटी की, विच मीन्स कि हमारे पास वो सामान इतनी बहुतायत मात्रा में उपलब्ध नहीं है जितनी लोगों की नीड है, जितनी ज़रूरत है। तो उसको आप किस तरह से वेल मेंटेन करके चलते हो, ये चीज़ें देखी जाती हैं और भविष्य में आप उसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, कैसे उसको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। तो ये प्रीडिक्टिंग करी जाती है कि आपके पास जो भी क्वांटिटी है आप उसका अच्छे से अच्छा यूज़ करके अपनी कंपनी का प्रॉफिट प्लस कस्टमर का सेटिस्फैक्शन दोनों को मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंड्यूसिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट। ये सब इट्स ऑल अबाउट डिपेंड ऑन द सोशली, समाज पर ही एक निर्भर करता है। पब्लिक कहाँ की है, समाज की है। बिजनेस कहाँ पर है, समाज में है। रहना कहाँ पर है, समाज में है। जो वहाँ की वर्क लोड होगा, जो भी वर्कर्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो समाज से आएंगे। आपका प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, समाज में जाएगा। आपकी गुडविल कहाँ बनेगी, समाज में बनेगी। तो मतलब ये एक इंड्यूसिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका मतलब ये एक ज़रूरत या एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी आपका सामाजिक उत्तरदायित्व है, उसको वेल मेंटेन कर सको, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है इकोनॉमिक्स और बिजनेस का तालमेल, जो कि पहले बताया गया था। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक्चुअली में नेचर कैसा होता है। पहला आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। साइंस क्या होता है, साइंस होता है सिस्टमैटिक नॉलेज। और सिस्टमैटिक नॉलेज मीन्स कि जब हम किसी भी चीज़ों को कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड कर देते हैं तो हमारा साइंस बन जाता है। ठीक इसी तरह से बिजनेस इकोनॉमिक्स भी हमारा सिस्टम पर बेस्ड होता है। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सिंपल किसी एक छोटे प्रोडक्ट के लिए या छोटी कंपनी के लिए ही ये होता है, ये हर जगह पर होता है। आप छोटा बिजनेस करोगे वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए, आप बड़ा बिजनेस करोगे वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए। आप एक छोटा बिजनेस करते हो उससे भी आप अपने कस्टमर को प्रायोरिटी देते हो, आप बड़ा बिजनेस करते हो उससे भी आप अपने कस्टमर को क्या करते हो, प्रायोरिटीज़ देते हो। इससे यह तो साफ हो जाता है कि जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यूनिवर्सल है। तो इसी तरह से हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस होता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स पर डिपेंड होता है, जिस तरह से हमारी साइंस भी प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस। यहाँ पर पॉजिटिव साइंस का क्या मतलब होता है, यहाँ पर पॉजिटिव साइंस का मतलब है कि होता है कि एक्चुअली पॉजिटिव साइंस की एक वो ब्रांच है जो आपको प्रॉब्लम भी बताती है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं बताती, लेकिन वो फैक्टर्स बता देती है जिसको इम्प्रूव करके आप उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। ठीक इसी तरह से ये हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी एक पॉजिटिव साइंस होता है, जिसमें ये बिजनेस में होने वाली इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बताती है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं बताती, लेकिन वो सिचुएशंस बता देती है कि हाँ आप किस तरह से अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आप कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, किस तरह से रॉ मटेरियल को मैनेज कर सकते हो, किस तरह से प्राइस को अप डाउन कर सकते हो, किस तरह से सेल्स को बढ़ा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बता देते हैं। परफेक्टली आपको उसका सोल्यूशन नहीं बताते, लेकिन हाँ उन फैक्टर्स से आपको रूबरू जरूर करवा देती है कि जिसको आप इम्प्रूव करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो और बिजनेस इकोनॉमिक्स को ग्रो कर सकते हो। बिजनेस इकोनॉमिक एज अ नॉर्मेटिव साइंस। यहाँ पर नॉर्मेटिव साइंस का मतलब है कि वो आपको प्रॉब्लम तो बताएगी, साथ में उसका सॉल्यूशन भी बताती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों ही एक साथ चलती हैं। द नेक्स्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड आर्ट। आर्ट मतलब कि आप अपने बिजनेस में अपने इकोनॉमिक्स को, जो आपके स्केर्स गुड्स हैं, जो कि आप उनका किस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो,
किस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, कम से कम इन्वेस्टमेंट करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। यह एक कला होती है, आर्ट होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड आर्ट भी ट्रीट करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप कहाँ कहाँ पर है, तो सबसे पहले आता है थ्योरी ऑफ फर्म में आता है। थ्योरी ऑफ फर्म का मतलब फर्म जो होती है क्या क्या होता है, सेल्स होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, और प्रोडक्शन होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, HR डिपार्टमेंट होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। उन सब में बिजनेस इकोनॉमिक्स वर्क करती है। कॉस्ट एनालिसिस, ये कॉस्ट को एनालिसिस करती है कि आपने किसी भी प्रोडक्ट का जो भी आप मैन्युफैक्चर करते हो या जैसे भी नेचर ऑफ बिजनेस है या सर्विस को आप प्रोवाइड करते हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग है या प्रोडक्शन है, आप उसमें उसकी क्या कॉस्ट रखते हो, क्या उसमें वर्कर्स की सैलरी निकल रही है, और प्लस रॉ मटेरियल का खर्चा, प्लस आपके सारे टैक्स रिटर्न्स वगैरह, और प्लस आपका थोड़ा सा प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो कॉस्ट एनालिसिस भी करती है। प्राइसिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस, इसी बिहाफ पर, कॉस्ट एनालिसिस के बिहाफ पर आप किसी भी प्रोडक्ट का क्या करते हैं, प्राइस पॉलिसीज़ बनाते हैं कि इसकी प्राइस इतना करना है, अगर इतने तक में बन जाता है तो हम इतना डिस्काउंट देने वाले हैं, या जो भी ऑफर्स निकालते हैं सेल्स बढ़ाने के लिए क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या प्रैक्टिसेस होंगी, ये डिपेंड करती है कॉस्ट एनालिसिस पर। उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट मैनेजमेंट। चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, हर एक बिजनेस का काम करते हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ाने का काम करते हैं। तो फिर ये भी इसी चीज़ को लेकर के चलते हैं, लेकिन बाय द इकोनॉमिकल सिचुएशंस, ना कि किसी और भी तरीके से। इकोनॉमिकली देखती है कि सिर्फ प्रॉफिट ही मेकिंग ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रॉफिट ही बनाओ और कस्टमर को या कंज्यूमर को किसी भी तरह का प्रोडक्ट चेप दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन ये है कि आप प्रॉफिट तो कमाओ लेकिन आपका कस्टमर भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। कैपिटल मैनेजमेंट इज़ द अनदर बिगेस्ट फैक्टर इन द बिजनेस। मीन्स कि आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, आप कौन सा कैपिटल यूज़ कर रहे हो, आपका जो भी कैपिटल यानी कि जो भी आप एसेट्स यूज़ करते हो अपने बिजनेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए, वो आपके प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करता है या नहीं करता। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एनालिसिस। यहाँ पर एक फाइनेंशियल एनालिसिस भी बिजनेस इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसीज़ कहती है कंपनी की, आपकी सेल्स कैसी है, किस तरह की सेल्स बढ़ती है, उस हिसाब से कैसे आप फाइनेंस करवा पाओगे, किस तरह से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल एनालिसिस। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए उसकी इकोनॉमिकल सिचुएशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर बिजनेसमैन के लिए। तो शायद ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तब तक मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। जब तक के लिए जय हिंद।